So hey everyone, this is Lovely and in this video we are going to study consumption function. एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कंजम्पशन फंक्शन पढ़ने से पहले मेक श्योर आपने क्लासिकल थियोरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ी हो, कीन्स की थियोरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ी हो और तभी आप इसे पढ़ें, बिकॉज जो भी हम यहाँ पढ़ेंगे ठीक है उसके लिए आपको प्रायर नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है. अदरवाइज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ कंजम्पशन फंक्शन पे फोकस करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो वी नो कि जो कीन्स थे उन्होंने अपनी थ्योरी में ये बताया था कि जो लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट होता है वो डिटर्मिन होगा इफेक्टिव डिमांड से, ठीक है. और इफेक्टिव डिमांड कैसे डिटर्मिन होती है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होने से. जिस पॉइंट पे भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं उसी पॉइंट को इफेक्टिव डिमांड कहा जाता है, राइट. ठीक है, ये सब समझ में आपको तब आएगा जब आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा हो जिसमें मैंने अच्छे से कीन्स की थ्योरी को एक्सप्लेन किया था. मैं सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लीज़ आप जाकर के उन सारी वीडियोस को देखें अगर आपने नहीं देखी है. अच्छा, सो वी नो कि इफेक्टिव डिमांड तभी आता है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाते हैं. अब कीन्स तो हमारे हमेशा शॉर्ट रन की बात करते थे, शॉर्ट एनालिसिस की बात करते थे. सो वी नो दैट एग्रीगेट सप्लाई वुड बी कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन, ठीक है. एग्रीगेट सप्लाई हमेशा शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहती है, ठीक है. तो हम चेंज किस में ला सकते हैं? एग्रीगेट डिमांड में. मतलब हमारा मेन फोकस शिफ्ट हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड पे. सो एग्रीगेट डिमांड इज द वन डिटर्मिनिंग इफेक्टिव डिमांड. यानी अगर हमें अपनी पूरी इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को पता करना है क्या होगा, ठीक है, या कैसे डिटर्मिन होगा, ठीक, इन शॉर्ट रन, ठीक है, लॉन्ग रन की बात नहीं करें, तो हम एग्रीगेट डिमांड पे नज़र डालेंगे. इसीलिए एग्रीगेट डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब हमें पता है कि जो एग्रीगेट डिमांड होता है उसके ये कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ठीक है. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट्स. अब ये सारे टर्म्स आपने जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होगे तो आपने सुने होंगे कि जो भी एग्रीगेट डिमांड होता है मतलब पूरी हमारी इकोनॉमी में टोटल जो डिमांड्स होती हैं गुड और सर्विसेज की वो इन्हीं कंपोनेंट्स से मिलकर के बनती हैं, ठीक है. और यहाँ पे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है ये है जिसकी आज हम बात करेंगे, ठीक है. किसका? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का भी फ्यूचर में हम बात करेंगे. फिलहाल अभी हमें ये देखना है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. इसीलिए कंजम्पशन फंक्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. अभी मैं बस एक्सप्लेन कर रही थी कि क्यों इंपॉर्टेंट है एंड नाउ अब हम उसे पढ़ेंगे. So we know कि consumption expenditure is an important function of aggregate demand. Aggregate demand का एक important function नहीं, I mean component कह लीजिए. Aggregate demand का एक important component है, ठीक है, इसलिए इसे पढ़ना चाहिए. तो यहाँ पे हम लोग consumption function को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. और एग्रीगेट डिमांड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ही हमें इफेक्टिव डिमांड का पता चलता है शॉर्ट रन. सो कीन्स ने कहा कि जो कंजम्पशन होता है, ठीक है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ रियल इनकम. वो हमारी रियल इनकम का एक फंक्शन होता है. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, हमारी इनकम का एक फंक्शन है. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो सी है कंजम्पशन, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है. मतलब ये डिपेंड करता है किसी एक वेरिएबल पे और वो वेरिएबल है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ दी रियल इनकम. ये इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि रियल इनकम हमारी चेंज होगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, ठीक है. सो इट इज़ इंडिपेंडेंट. और इसके घटने या बढ़ने से कंजम्पशन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, वो हम देखते हैं. तो कंजम्पशन is a function of real income. That means the change in real income will bring change in consumption. यानी कि इनकम में चेंज होने की वजह से हमारे कंजम्पशन पे कुछ ना कुछ चेंज होगा. इसीलिए कंजम्पशन को एक फंक्शन कहा जा रहा है रियल इनकम का, ठीक है.
और ये हमने अज्यूम करके रखा है कि जो भी पॉसिबल इन्फ्लुएंसेस है कंजम्पशन पे वो कांस्टेंट है। इसका मतलब जो भी टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट है जिसकी वजह से कंजम्पशन में चेंज आता है। यहाँ पे हम केवल इनकम से उसमें क्या चेंज आता है वो देख रहे हैं। तो कीन्स ने कहा है व्हेन ऑल द पॉसिबल इन्फ्लुएंसेस ऑन द कंजम्पशन आर हेल्ड कांस्टेंट, सबको कांस्टेंट रख लेते हैं, तब रियल इनकम को उठा करके देखें तो हम ये पाएंगे कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ रियल इनकम। रियल इनकम में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन भी कुछ ना कुछ चेंज होता है। नाउ लेट्स प्रोसीड। तो फाइनली लेट्स सी कि कंजम्पशन फंक्शन है क्या। तो जो कंजम्पशन फंक्शन है इसे बिल्कुल शॉर्ट में बोले तो वो है इनकम कंजम्पशन रिलेशनशिप। इनकम के बीच और कंजम्पशन के बीच क्या रिलेशनशिप है, क्या फंक्शनल रिलेशनशिप है, उसे ही कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और बाकी सारे फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट मान के रखा हुआ है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ी बड़ी डेफिनेशन चाहिए, ठीक, तो वो है कि कंजम्पशन फंक्शन इज शेड्यूल ऑफ वेरियस अमाउंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अलग अलग इनकम के लेवल पे जो अलग अलग कंजम्पशन हमें देखने को मिलता है उन सभी को एक साथ अगर हम लिखें तो उस शेड्यूल को, उस टेबल को ही हम कंजम्पशन फंक्शन कहेंगे, ठीक है। और उसे अगर हम कर्व के फॉर्म में डिनोट कर दें तो वो हो जाता है कंजम्पशन फंक्शन कर्व, ऐसा, ठीक है। दिस ब्लैक लाइन ये है हमारा कर्व कंजम्पशन फंक्शन का। इसे कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ऐसा है, स्टेटमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें ऐसा है। इसका हम टेबल भी बना सकते हैं, एक तरफ कंजम्पशन लिख करके, एक तरफ इनकम को लिख करके कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो अगर 2 है तो उस वक्त इनकम का लेवल कितना है, अगर इनकम बढ़ी तब कंजम्पशन कितना बढ़ा, फिर इनकम और बढ़ी तो कंजम्पशन कितना बढ़ा, लाइक दिस। तो ये जो टेबल बन रहा है, ये जो शेड्यूल बन रहा है, यही कंजम्पशन फंक्शन है, बिकॉज ये हमें रिलेशनशिप दिखा रहा है किसके बीच में, कि क्या रिलेशनशिप है कंजम्पशन और इनकम के बीच में, कि इनकम के बढ़ने से क्या कंजम्पशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, एंड ऑल दैट, ठीक है। तो उसी रिलेशनशिप को हम कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। एल्जेब्रिकली यानी कि मैथमेटिकली भी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल्स टू A प्लस BY। C हो जाता है कंजम्पशन, A है हमारा ऑटोनॉमस, कंजम्पशन। अब ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है, ये होता है मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। कितना कंजम्पशन इकोनॉमी में होना ही होना है, भले इनकम जीरो ही क्यों ना हो, इनकम ना भी हो तो मतलब नहीं है, बट इतना कंजम्पशन होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई सर्वाइवल के लिए तो कंज्यूम करना ही पड़ेगा। आप खाओगे नहीं तो जियोगे कैसे, इनकम नहीं है फिर भी कहीं ना कहीं से बंदोबस्त तो करना पड़ेगा। तो ये जो डिनोट करता है A, ये डिनोट करता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन को, यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है। प्लस BY, B डिनोट करता है MPC यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को, वो क्या है वो भी अभी हम देख लेते हैं। और Y इनकम को, तो C और Y तो आपको पता था, यहाँ पे A और B थोड़ा सा न्यू था। तो ऐसे हम इसे मैथमेटिकली लिखते हैं और ऐसे इसे ग्राफ के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। अभी हम इस ग्राफ को भी समझेंगे कि हर वक्त क्या पॉइंट कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, ठीक है। इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। यहाँ पे मैंने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को लिखा हुआ है, क्योंकि इसे भी मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे APC आपको नहीं भी पता था तो भी चल जाता काम फिलहाल के लिए, बट MPC बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए ज़रूरी था बिकॉज MPC इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन कर्व, कंजम्पशन फंक्शन कर्व पे, ठीक है। अब समझ तो रहना कि मैं क्या कहती हूँ जब मैं कहती हूँ कंजम्पशन फंक्शन कर्व। जब इसी चीज़ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो एक फॉर्मूले में तो हम ऐसे लिखते हैं, स्टेटमेंट में लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, और अगर कर्व के फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे बनाते हैं। इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर लेवल पे, जैसे मैं अगर यहाँ हूँ तो 50 इनकम है मेरी, अगर तो 50 इनकम पे मेरा कंजम्पशन कितना हो रहा है, अगर 150 मेरी इनकम है तो मेरा कंजम्पशन कितना हो रहा है। तो ये कर्व एक साथ ही हमें अलग अलग इनकम लेवल पे, अलग अलग कंजम्पशन लेवल पे दिखाता है। सिंस हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस पे इनकम है और वाई एक्सिस पे कंजम्पशन है, ठीक है।
तो अब इस कर्व को भी अभी हम समझेंगे, डोंट वरी। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व। किसी भी पॉइंट पे उसका स्लोप उठा लीजिए और निकाल लीजिए, ठीक है, तो वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाता है। कैसे समझते हैं बिल्कुल आसानी से। पहले एपीसी को समझ लीजिए, तब वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को जनरल भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो उसका मतलब होता है कि कंज्यूम करने की आपकी कितनी चाहत है, ठीक है। आपके पास 100 रुपए है तो आप कितना कंज्यूम कर दे रहे हो, वो हो जाता है आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बिल्कुल ही कंज्यूम नहीं कर रहे हो या अपना 50% कंज्यूम कर दे रहे हो, ठीक है, तो इसे एक ले मैन की लैंग्वेज में ये कहा जा सकता है। लेकिन एकदम एग्जैक्टली अगर टू द पॉइंट अगर हम बोले एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो उसका मतलब हो जाता है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपने कितना कंज्यूम किया है, मतलब इकोनॉमी में कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ है, यानी कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिमांड हुई थी, ठीक है, उसे ही हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे, क्योंकि उन्हीं को ही कंज्यूम करके एक्सपेंसेस होंगे। सो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हुआ है इकोनॉमी को, पहले उसको पता करिए, अपॉन टोटल इनकम, फिर पूरी इकोनॉमी की टोटल इनकम कितनी उसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक। अभी हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वहीं पे इससे डिफरेंट होता है, वो होता है चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन चेंज इन इनकम, यानी कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल इनकम था, और ये हो जाता है चेंज, मार्क द वर्ड चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि अगर अभी आप 100 में से 70 रुपए कंज्यूम करते हैं, ठीक, और अब आपका कंजम्पशन 70 से 80 हो गया है, तो जो चेंज आया है कंजम्पशन में वो है 10 का। तो चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन चेंज इन इनकम। और उसी वक्त आपको आपकी इनकम में जो चेंज आया है वो भी देखना है कि इनकम आपकी 100 से 110 हो गई, तो या 100 से 140 हो गई, तो जो 40 का चेंज आया, और यहाँ पे जो चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कितने का चेंज आया था, 10 का, तब आप उसे निकालेंगे। तो ये चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को दिखाता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, और ये दिखाता है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल इनकम। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि मान लीजिए पूरी इकोनॉमी की इनकम 500 थी और पूरी इकोनॉमी का कंजम्पशन था 300, सो सी वॉज 300, और फिर इकोनॉमी का कंजम्पशन बढ़ गया 700। सिंस इनकम में चेंज आया है तो कंजम्पशन में भी चेंज आएगा ही आएगा। तो इसके बेसिस पे हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को निकालते हैं। तो एपीसी हमारा हो जाएगा क्या, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो अभी प्रेजेंट में है वो कितनी है, 700, बिकॉज पहले 300 थी, अब टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना हो गया, यानी कि अब कितना कंजम्पशन हो रहा है, 700। सो टोटल हमने यहाँ 700 लिख दिया। टोटल इनकम अब क्या है, जो चेंज होने के बाद टोटल इनकम क्या हुई है, 1000। सो यहाँ हमने 1000 लिखा एंड वी गॉट द वैल्यू 0.7 एज एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखते हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो यहाँ पे आपको दोनों के बीच में जो चेंज निकालना पड़ेगा, मतलब इनकम में कितना चेंज आया है। इनकम में चेंज कैसे निकालेंगे, जो इनिशियल इनकम थी दैट वाज 500, फाइनली इनकम हो गई 1000। सो 1000 से 500 माइनस किया, सॉरी 1000 से 500 हमने माइनस किया और हमें आंसर मिला 500। तो ये पहले हमने चेंज इन इनकम निकाल लिया। चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी निकाल लीजिए ऐसे ही, पहले 300 थी अब 700 हो गई है, तो 700 माइनस 300 वी विल गेट 400। तो हमने 400 लिखा और ये हमारा आंसर है 0.8 इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये मैंने एकदम रैंडम नंबर्स लिए थे बस आपको समझाने के लिए कि एपीसी और एमपीसी क्या होता है। आई होप आपको डाउट क्लियर हुआ हो। एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी जिसमें मैं एपीसी और एमपीसी को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बट यहाँ पे वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए आपको एक जनरल आइडिया होना ही चाहिए कि ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बी था वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दैट इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन कर्व। किसी भी पॉइंट पे अगर आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना चाहते हैं तो बस वहाँ पे उसका स्लोप निकाल लीजिए कंजम्पशन फंक्शन कर्व का, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा मेन चीज जो कि है ये कंजम्पशन फंक्शन का पूरा ग्राफ, ठीक है, कि इसमें क्या कैसे होता है, ठीक।
सो नाउ वी विल फोकस ऑन कंजम्पशन फंक्शन कर्व। अब हम कंजम्पशन फंक्शन के कर्व को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, वापस एक बार बता देती हूँ। एक्स एक्सिस पे मैंने इनकम को डिनोट किया है, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन लेवल को, और एक मैंने 45 डिग्री की लाइन ऑफ रेफरेंस बनाई है। ठीक है, 45 डिग्री लाइन ऑफ रेफरेंस ऐसी लाइन है जहाँ पे जितनी भी इनकम है वो कंजम्पशन के बराबर है। यानी कि इफ योर इनकम इज 40 तो ऑल इनकम इज कंज्यूम्ड, so 40 will be equal to 40. You can see that, right? So in line of reference at all level consumption and income are equal. हर लेवल पे जितना भी इनकम है उतना ही कंजम्पशन है। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। यू आर राइट, इट इज जस्ट अ लाइन ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस के लिए हमने रखा है। जैसे एक रेफरेंस मैं आपको दिखा दूं कैसे, जैसे मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हूँ, ठीक है, अब मुझे पता करना है कि इस पॉइंट पे क्या मेरी सारी इनकम कंज्यूम हो रही है कि नहीं, वो आप देख के बता सकते हो नहीं, क्योंकि अगर आपकी सारी इनकम कंज्यूम हो रही होती तो आपका जो कर्व है ये यहाँ होता, इस पॉइंट पे होता। बट सिंस योर कंजम्पशन फंक्शन कर्व इज नॉट देयर, वो वहाँ नहीं है, वो यहाँ है, तो इससे आप बता सकते हो कि इतना इसमें गैप है। ठीक है, यानी कि इतनी इनकम जो है अगर वो कंज्यूम हो जाती तब हमारा कंजम्पशन फंक्शन कर्व यहाँ होता, बट इट इज हियर, तो इसका मतलब है इतना इनकम हमने सेव कर लिया है। तो ऐसी चीजें हम लाइन ऑफ रेफरेंस से कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए इसे ड्रॉ करते हैं। तो इसे देख के कभी परेशान ना होया करिए कि ये क्या है। ओके, सो इट्स जस्ट अ 45 डिग्री लाइन, और 45 डिग्री लाइन को अगर आप कभी भी किसी दो वेरिएबल्स के लिए ऐसे बना देंगे तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो वेरिएबल है, जो कि यहाँ इनकम है और यहाँ पे कंजम्पशन है, ये किसी भी पॉइंट पर अगर आप ऐसे उंगली रख देंगे और नीचे जाएंगे और इधर जाएंगे तो बराबर ही मिलेंगे आपको व्हेन यू ड्रॉ 45 डिग्री लाइन। तो यहाँ पे कंजम्पशन इनकम के बीच में बना है तो दे आर इक्वल एट ऑल पॉइंट्स, राइट। अच्छा, इसको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। खैर, अब हम पढ़ते हैं कंजम्पशन फंक्शन कर्व को। सो फर्स्ट पॉइंट जो आपको देखना है वो ये है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज देयर इवन व्हेन y इज इक्वल टू 0। जो मैंने ऑटोनॉमस कंजम्पशन की बात की थी, इवन इसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हमने देखा है यहाँ पे a प्लस बी वाई था कंजम्पशन। ठीक है, यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन की बात हुई यहाँ पे, और ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज देयर इवन व्हेन y इज इक्वल्स टू 0। भले आपकी इनकम 0 हो, ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन का लेवल रहेगा इकोनॉमी में। पूरी इकोनॉमी का भी अगर क्या बोलते हैं इनकम लेवल 0 हो तब भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे। दैट मीन्स कि सर्वाइवल के लिए, कुछ खाने के लिए, ठीक है, आपकी डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रहेंगी ही रहेंगी, भले आपके पास इनकम हो या ना हो। इसीलिए कभी भी कंजम्पशन फंक्शन कर्व को हम ओरिजिन से नहीं ड्रॉ करते हैं। अगर ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब जाएगा कि एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहाँ पे इनकम भी 0 है और कंजम्पशन भी 0 है, और ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि कंजम्पशन हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता है, राइट। देयर हैज टू बी सम कंजम्पशन। ओके, नेक्स्ट जो हमें देखना है वो ये है कि सी लाइन इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। जो सी लाइन है, कंजम्पशन फंक्शन लाइन है, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रही है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि सी और वाई यानी कि कंजम्पशन और इनकम के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा। यानी कि इफ देयर इज इंक्रीज इन इनकम देयर विल बी इंक्रीज इन कंजम्पशन, इफ देयर इज डिक्रीज इन इनकम देयर विल बी डिक्रीज इन कंजम्पशन, सिंस दे आर positively related to each other because they have a positive slope. You can see consumption function का positive slope है। तो ये हमने देखा। तीसरी चीज जो आपको देखनी है वो ये है कि जो rate at which C increases, जो दर है कंजम्पशन के बढ़ने का, is lower than rate at which Y increases, वो इनकम के बढ़ने वाले दर से कम है। यानी कि आपका इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ेगा बट आपका कंजम्पशन जो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है, बट उसका दर जो है, रफ्तार जो है, रेट जो है वो इनकम के बढ़ने से कम होगी, राइट। और यही बात कीन्स भी बोलते थे। सो ये हमें इस कर्व में भी देखने को मिलेगा। आप देखिए कि इनिशियली जो सी लाइन थी वो ऊपर थी 45 डिग्री लाइन की, यहाँ पे हमारा लाइन ऑफ रेफरेंस और यहाँ पे हमारा कंजम्पशन फंक्शन कर्व है। ठीक है, इनिशियली जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन कर्व था वो लाइन ऑफ रेफरेंस के ऊपर था, लेकिन इवेंचुअली वो उससे नीचे आ गया। इसका मतलब ये है कि इनकम में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इनकम तो उसी रफ्तार से बढ़ रही है बट कंजम्पशन उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा। अगर बढ़ा होता तो साथ साथ जाता, ठीक है, ऐसे जाता, बट कंजम्पशन की जो रफ्तार है वो इनकम की रफ्तार से धीमी है, इसीलिए वो इवेंचुअली फॉल कर गया इस लाइन ऑफ रेफरेंस से। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेट एट विच सी इंक्रीजेज इज लोअर देन रेट एट विच वाई इंक्रीजेज, जो यहाँ पे हमें देखने को भी मिल रहा है, एविडेंट है। ठीक है, फोर्थ थिंग विच यू हैव टू नोटिस इज दैट सी लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है सी लाइन एक स्ट्रेट लाइन है,
तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो स्लोप होगा सी का वो हर जगह कांस्टेंट होगा, राइट, चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, क्योंकि जो भी लीनियर फिगर होती है, ठीक है, उसका स्लोप हर जगह कांस्टेंट होता है। तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका स्लोप हर जगह कांस्टेंट होगा। और स्लोप आपको पता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि जो कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप होता है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, लाइक दिस। एट एनी पॉइंट यू कैन फाइंड दैट आउट, और आप देखेंगे कि वो इक्वल है हर जगह। तो फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि सी लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप ऑफ सी इज कांस्टेंट, राइट। सो आई होप आपको एक जनरल आइडिया मिल गया कि कंजम्पशन फंक्शन है क्या, ठीक है, और कैसे आपको मैंने कंजम्पशन फंक्शन कर्व में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी वो समझाई। इनिशियली हमारा जो कंजम्पशन है वो इनकम से ज्यादा है क्योंकि इनकम कम है, और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। बट सिंस कंजम्पशन की जो बढ़ने की रफ्तार है वो इनकम के बढ़ने की रफ्तार से कम है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो कंजम्पशन फंक्शन का कर्व है वो लैग करने लगेगा इनकम वाली लाइन से, जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन बराबर थे, लाइक दिस। और एक पॉइंट हमें मिलता है ये, जो कि ये ब्रेक इवन पॉइंट, जिसे हम कह सकते हैं बेसिक कंजम्पशन लेवल। इस पॉइंट पे जो हमारा कंजम्पशन होता है और जो हमारा इनकम होता है वो बराबर होता है, क्योंकि लाइन ऑफ रेफरेंस को वो इंटरसेक्ट भी कर रहा है, और लाइन ऑफ रेफरेंस पे हर पॉइंट पे ही कंजम्पशन और इनकम बराबर है, तो इस पॉइंट पे तो वो इंटरसेक्ट भी कर रहा है। तो इस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे, जहां पर कंजम्पशन और इनकम एकदम बराबर है, मतलब जितनी इनकम आ रही है उससे डिमांड हो जा रही है, कंज्यूम हो जा रहा है। लेकिन अब लेवल जो है इनकम का वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पे 80 पे लगभग था, ये 80 पे कंजम्पशन और इनकम बराबर थी, बट सिंस 80 वाज द बेसिक कंजम्पशन लेवल, भाई इतना तो कंजम्पशन सबको करना है। इसके बाद जो लेवल है वो एक तरह से अमीरी को दिखाता है, यानी कि रिचनेस दिखाता है कि आपके पास अब ज्यादा इनकम आ रही है, हमारा इकोनॉमी है उसके पास ज्यादा इनकम आ रही है। तो 80 से ज्यादा जब इनकम होने लगी तो हमारा कंजम्पशन नीचे रह गया, किससे, इनकम के इंक्रीज से, तभी जो इनकम और कंजम्पशन की इक्वालिटी वाली लाइन है वो ऊपर चली गई, राइट, और कंजम्पशन जो है नीचे रह गया। इसका मतलब ये हो गया कि लोग अब सेव करना स्टार्ट कर रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है सेविंग ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, और लाइन ऑफ रेफरेंस और कंजम्पशन फंक्शन की लाइन में दोनों के ही बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, राइट। सो अगर आपको ये सब समझ में आ गया होगा तो कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। बट सिंस कीन्स ने उन्हें कहा था तो हम पॉइंट वाइज कीन्स के ही फॉर्म में उसे डिस्कस करेंगे, राइट। So make sure you watch that next video. Till then, take care. Bye bye. I'll see you in the next video.